नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। और आज हम बात करेंगे सहायक संधि की जो क्लास थी वो पिछली क्लास में बात कर लिए, लेकिन उसके अंदर जो राजस्थान के राजा थे और उन्होंने अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि की थी उसके बारे में बात नहीं की थी। और जितने भी राजा थे राजस्थान के उन्होंने अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि की थी उनके बारे में बात कर लेंगे आज। और फिर अंग्रेज द्वारा देसी राज्य के प्रति नीति किस प्रकार की थी वो बात करेंगे। और दो ही बच्चे में पीछे वो दोनों बात कर लेंगे। और एक व्यापक सिद्धांत है जो कि एक शांतिपूर्ण विलय द्वारा समझौता था। शांतिपूर्ण विलय संधि होती है। क्या होती है? शांतिपूर्ण विलय संधि होती है। और क्या होती है उसके बारे में बात कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं। देखते पहले देख लेते हैं राजाओं देश मतलब कि राजस्थान के राजाओं के साथ में सहायक संधियां। राजस्थान के राजा वहाँ के साथ सहायक संधि, ठीक है ना। सहायक संधि। अब इसका मतलब क्या होता है वो तो मैंने पिछली क्लास में बता दिया इसका मतलब क्या होता है। अब आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे क्योंकि बार बार वही चीज़ तो दोहराने में कोई फायदा मतलब कि इतना भी टाइम नहीं है वो दोहरा सकते, लेकिन फ़ायदा तो है ऐसी बात नहीं, लेकिन दोहरा नहीं सकते, ठीक है ना। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब इसके अंदर क्या होते हैं राजस्थान के राजा महत्वपूर्ण। देखिए सबसे पहले बात करते हैं तो वो भरतपुर की बात कर लेते हैं। किसकी? भरतपुर, ठीक है ना। अब इस भरतपुर के अंदर 1803 और 5 के अंदर संधि हुई थी। दो बात कर लेती है 1800 एक बार 3 के अंदर और दूसरी बार 1800 क्या लिखती है 1805 के अंदर 18,000 कर दिया ना 1803 और 5, ठीक है ना। तो ये बात है इसके अंदर। अब इसका राजा कौन था? रणजीत सिंह था। कौन था? रणजीत सिंह। ये रणजीत सिंह पंजाब वाले थे, लेकिन अब भरतपुर वाला पर ध्यान रखना है। और ये रणजीत सिंह 1803 में संधि करते हैं, फिर कुछ समस्या हो जाती है अंग्रेजों के साथ में, फिर 5 के अंदर और संधि करते हैं। नहीं भी हम 2 बार और करेंगे। फिर भरतपुर एक ऐसा राज्य था जो क्षेत्र था, रियासत थी जिसने अंग्रेज के साथ में 2 बार संधि की थी। इसके बाद में करौली। करौली भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब करौली की जब बात करते हैं तो करौली के अंदर 9 नवंबर, कब? 9 नवंबर 1817 को हरबख्श पाल सिंह के साथ संधि करते करौली वाले, हरबख्श पाल सिंह। फिर आता कोटावाड़ा। कौन आएगा? कोटावाड़ा। फिर आएगा 17 नवंबर, है ना, 17 नवंबर। और यही 1817 को मैंने सीतोतर लिखा ना, ये गलत है बाबू, 1817 17 नवंबर 1817 को यहाँ था नवाब आमिर खान, इनके साथ में संधि की जाती है। तो कोटेवाड़ी में आप याद रहेगा कि यहाँ करौली वाले की याद रह जाते हैं, कोटेवाड़ी याद जाते थे। तो इस प्रकार का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 9 नवंबर और 17 नवंबर। और इसके बाद में आता है टोंक। क्या आता है? टोंक आता है। देखिए टोंक की जब बात की जाती है तो टोंक के अंदर एक राजा थे, मैंने जब डेट लिख देते पहला 26 दिसंबर। और टोंक ये आमिर खान हो गया ना। ये आमिर खान था ना, ये टोंक वाला था भाई। 17 नवंबर है ना, इसके जगह 17 नवंबर ये टोंक करना। क्या करना? टोंक करना, ऊपर वाला। कान में क्या हो गया पता नहीं। और यहाँ पर कोटा कर देना क्योंकि ये थोड़ा बीच में मिस्टेक हो गया। तो कोटा नीचे था, टोंका ऊपर था, टोंक ऊपर था, कोटा नीचे था। और इसी कोटा के अंदर
26 दिसंबर, हाँ, राजा उमेद सिंह। कौन थे? राजा उमेद सिंह। राजा उमेद सिंह ने ये संधि की थी अंग्रेजों के साथ में, और इस प्रकार सहायक संधि के रूप में कोटा एक अंग्रेजों के साथ में संधि वाला राज्य बन जाता है, अंग्रेजों के अधीन वाला राज्य बन जाता है। इस प्रकार की सहायक संधियाँ थी। और इस कोटा के बाद आता है जोधपुर। क्या आता है? जोधपुर। इसी जोधपुर को 7 जनवरी 1818 को, अब 17 चला गया क्योंकि अब जनवरी है, ये तो पूरा 18 आएगा, 17 नहीं आएगा ना। 18 को यहाँ पर थे सवाई मान सिंह के सामने संधि हुई थी। फिर आता है उदयपुर। और जैसे उदयपुर की जब बात की जाती है ना, उदयपुर में के अंदर राजा थे भीम सिंह। कौन थे? भीम सिंह, महारावल भीम सिंह है ना, भीम सिंह। इन भीम सिंह के साथ में संधि होती है, भीम सिंह व अंग्रेज, जो कि 7 जनवरी हो गया ना, 13 जनवरी को। यदि इसके बाद में कौन सी आएगी? 13 जनवरी आएगी, और वही 1818। भीम सिंह ने पहले मना करता, यार हमारा भी काम, ऐसा काम नहीं करेंगे, हम अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, XYZ जो भी हो जाए, हम उनके साथ में संधि नहीं करते। महाराणा अब भीम सिंह थे, या महाराणा लगा देना आगे, महाराणा, मेरे से सही नहीं लिखा जाता, महाराणा। तो इन्होंने पहला मना कर दिया, फिर कुछ हो जाती है बात, मेल मिलाप हो जाता है, नहीं यार ठीक है, अब दोस्त रूप में अच्छा रहेगा, काम मिलजुल के कोई काम करेंगे। अगर किसी को भाई के साथ अच्छा संबंध बनाना है, कोई जैसे विरोधी आक्रमण होता है तो उनको भगाना है, तो हमारा अगर सहयोग होगा अंग्रेजों का तब ठीक रहेगा। तो उन्होंने ये बात मान ली, और 13 जनवरी 1818 को संधि कर ली जाती है, जो कि सहायक संधि के रूप में थी। अब देखिए, राजस्थान के अंदर जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं हमारे, है ना, उसके अंदर ये सहायक संधि के रूप में जब राजस्थान के क्षेत्र में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राजस्थान को लेकर ही क्वेश्चन पूछेंगे ज़्यादातर, तो ये बात आपको ध्यान रखनी होती है। अब इसके बाद में बात की जाती है तो आता है बूंदी। क्या आएगा? बूंदी आएगा, तो ये मिटा देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। क्या है? बूंदी। अब देखिए बूंदी का क्या सिस्टम है। बूंदी की जब बात की जाती है तो बूंदी कैसे कहते हैं ना, बूंदी का लाडू है ना, बूंदी का लाडू भी क्या होता है? प्रसिद्ध होते हैं। तो इस प्रकार बूंदी की बातें भी हमें ध्यान रखनी होती हैं। देखिए बूंदी के अंदर जैसे आप कहीं इतिहास भी देखा होगा, तारा मतलब कि तारामती का इतिहास है ना, तो इस प्रकार उनका भी इतिहास काफ़ी रहा है। तो बूंदी के अंदर 10 फरवरी को, कब? 10 फरवरी और 1818, वही 1818 को। और विष्णु सिंह, कौन थे? विष्णु सिंह थे। तो ये भी ध्यान रखना कि हाँ भाई विष्णु सिंह है ना, राव थे विष्णु सिंह, आगे राव लगा देना, नहीं नाराज हो जाएंगे विष्णु सिंह कि मेरे आगे राव नहीं लगाया, तो ऐसा कैसे मेरे को केवल विष्णु सिंह बना दिया। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अब जो बूंदी आती है तो बूंदी के बाद में कोई दूसरा और के पीछे रहेगा? नहीं रहेगा। फिर बीकानेर भी आएगा, तो बीकानेर वाला ने भी संधि की थी। किसने की थी? बीकानेर वाला ने भी। बीकानेर का राजा था सूरत सिंह। कौन था? और फिर पहला डेट लगा देना, 21 मार्च को सूरत सिंह, ठीक है ना, ये हो गई 21 मार्च। फिर आता है किशनगढ़। क्या आएगा? किशनगढ़। और इसी किशनगढ़ के अंदर अप्रैल, है ना, 7 अप्रैल, कितने अप्रैल? 7 अप्रैल को किशनगढ़ में कल्याण सिंह के साथ, ये भी 1818 को कल्याण सिंह के साथ में संधि होती है अंग्रेजों के साथ में। तो ये बात आपको ध्यान रखिए होगी, कल्याण सिंह के साथ में सूरत सिंह हो गया, कल्याण सिंह हो गया, 21 मार्च 7 अप्रैल, है ना, 21 मार्च हो गया, 7 अप्रैल हो गया। फिर आता है जयपुर। क्या आएगा? जयपुर।
और जयपुर का जब नाम लिया जाता है तो एक प्रसिद्ध कुछ बात होती है वो याद आ जाती है जयपुर की, है ना। जयपुर का हर चीज़ प्रसिद्ध होते हैं। जयपुर एक, जब कह सकते हैं, मैंने जो कल्चर के अंदर बताया भी था, जो मतलब कपड़ा की बात आती है, मिल फैक्ट्री की बात आती है, तो मतलब कि अब एक वो गाना भी है, मुझे जयपुर यारी शहर है कराई दो हमारा बरसा, जैसे भी वो गाना ना, तो इस प्रकार की हमें बात लगती है कि जयपुर वास्तव में उसका भी कुछ ना कुछ महत्व है। कपड़ों के क्षेत्र में भी महत्व है, लेकिन महत्व जरूर है। अब राजाओं के क्षेत्र में तो है ही है, लेकिन आज के युग में कपड़ा के क्षेत्र में भी महत्व काफ़ी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 17 अप्रैल है ना, 17 अप्रैल, 21 अप्रैल है शायद तक, 21 अप्रैल है, क्या 21 अप्रैल है, 21 अप्रैल 1818। इस दिन क्या होता है, यहाँ थे जगत जगत सिंह, जगत सिंह व अंग्रेजों के मध्य संधि होती है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखनी है, हो जाएगा ना। 15 अप्रैल का दिन है ना, कौन सी 15 अप्रैल, 15 अप्रैल। और जयपुर हो गया, फिर आएगा जैसलमेर। अब जैसलमेर पीछे थोड़ी रहेगा, ये बोलेगा हम भी संधि करेंगे। अब जैसलमेर की बात की जाती है तो ये आएगा 2 जनवरी, रहेगा 2 जनवरी। और 1819, कौन सी आएगा, 1819, 2 जनवरी को महारावल थे मुल्ला राम जी। कौन थे, महारावल, महारावल मुल्ला राम जी, मुल्ला राम जी के साथ में संधि होती है, के साथ। और फिर जो अंतिम आता है वो सिरोही आती है ना, क्या आती है, सिरोही। और ये सिरोही, अब जैसे आबू रोड पर, आबू पड़ता है ना, आबू पर्वत के पास में वो सिरोही होती है। तो 11 सितंबर 1827 को महाराव शिव के सिंह के साथ में हुई थी, है ना। सिरोही, सितंबर कर देना, सितंबर 1828 है ना, 1823 है, 11 सितंबर 1823 को किसके साथ में होती है, अंग्रेजों के साथ में। और यहाँ के राजा थे शिव सिंह, कौन थे, महाराव शिव सिंह। ये थे सारे अंग्रेजों के साथ में राजस्थान के राजाओं की संधियाँ थी। तब इसके बाद में हम आगे बात करते हैं ब्रिटिश जो अंग्रेज थे उनके द्वारा मतलब कि भारत के विभिन्न राज्य के साथ में प्रशासनिक व्यवस्था उनकी किस प्रकार की थी, किस प्रकार उन्होंने भारत के सभी राज्यों को अपने अधीन किया था प्रशासनिक व्यवस्था के क्षेत्र में उन्हें। और अगर दूसरी भाषा में देखा जाए तो ब्रिटिश राज्य की, जो ब्रिटिश साम्राज्य था, ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश साम्राज्य था, उनका देशी विदेशी के प्रति नीति किस प्रकार की थी, तो वो भी बात करें तो भी वही है, और ये बात करें तो भी वही है। और इसके अंदर की एक बात आ जाती है व्यापकगत के सिद्धांत, जो कि डलहौजी के द्वारा दिया गया था, तो उसके बारे में बात हमें जरूरी हो जाती है। और इससे पहले हम घेरे की संधि, सहायक संधि, जैसे एक पहले बताते थे आपको, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग मैंने बताया था तो कि फिर भी बता देता हूँ। लॉर्ड हेस्टिंग ने घेरेबंदी की नीति अपनाई थी। कौन सी, घेरे की वाली नीति, फेंस रेंस की नीति। कौन सी, फेंस रेंस की नीति, फेंस रेंस की नीति लॉर्ड हेस्टिंग ने अपनाई थी। फिर बाद में आता वॉरेन वेलेजली, वेलेजली। इस वॉरेन वेलेजली ने सहायक संधि अपनाई थी। तो अब जैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सहायक संधि जब की जा रही थी उस समय कौन से मतलब कि जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो आपको बताइए वॉरेन वेलेजली। तो ये भी बात ध्यान रखनी है। फिर आगे आते हैं वो आएंगे डलहौजी। कौन से आएंगे, डलहौजी, जो व्यापक सिद्धांत, उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो चलो देखिए, ये साफ कर लेते, एक बार लिख ले लीजिए। ठीक है, एक आता व्यापकगत सिद्धांत, क्या आता है, व्यापकगत व्यापकगत सिद्धांत, जिसे ड्रक्ट ट्रिंग ड्रक्टिंग
ऑफ ट्रम्प भी कहा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रम्प। तो ये भी बात ध्यान रखनी है, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रम्प भी कहा जाता है इसी, तो ध्यान रख लेना। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, ट्रम्प से नहीं, लेफ्ट से क्या है, लेफ्ट से, लेफ्ट से डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। और इसको दूसरे और अन्य नाम से जानते हैं, शांति, शांति में विलय संधि, शांति में विलय संधि, व्यापक यानी शांति में विलय संधि। अब देखिए इसके कौन करने वाले थे संधि, वो डलहौजी थे, डलहौजी। तो अब देखिए डलहौजी की एक नीति थी कि जो गोद प्रथा थी उन पर रोक लगा दी थी। किस प्रकार लगी थी, उन्होंने 3 विधि बताई थी। क्या बताई थी, 3 राजाओं की थी, राजा थे ना, उनको 3 भागों में बांट दिया था। कितने भागों में, 3 भागों में बांटते थे। एक तो वह राज्य जो ब्रिटिश प्रांत के अंदर है, और दूसरा वह राज्य जो ये ब्रिटिश राज्य के द्वारा बने हुए हैं और ये ब्रिटिश राज्य का उन पर प्रभाव है, तो वो राज्य हो गए, ठीक है ना। और तीसरा हो गई वो अपने स्वतंत्र रूप से है, क्या है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी प्रकार का ब्रिटिश का उन पर अंग्रेजों का किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। और एक वह राज्य हो गए, 3 प्रकार के राज्य होगा ना, इन तीनों को बांट दिया था। और इन दोनों पर क्या कर दिया, गोद प्रथा निषेध कर दी। क्या कर दी, गोद प्रथा निषेध ने रोक लगा दी। अपन के जब क्या गांव के अंदर क्या होता है, अब डलहौजी ने क्या काम किया था, गोद प्रथा निषेध लगा दी थी। भाई जो राज्य था है ना, उनकी व्यापक सिद्धांत इस प्रकार था। अब जो गोद प्रथा पर निषेध लगाते हैं, जिसका तात्पर्य ये होता है कि कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी राजा है, यदि उनके बेटा नहीं होता है तो उनके मरने के बाद में उनका राज्य किसका हो जाएगा, अंग्रेजों का हो जाएगा। वो कोई भी है ना, अपने जो चाचा का जैसे भाई का लड़का है, ये फिर अपन जैसे बड़े भाई का है, छोटे भाई का है, फिर उनके भतीजा का लड़का है, किसी का भी होता है ना, तो वो नहीं ले सकता। और हमारे यहाँ गांव में क्या होते हैं, भाई का लड़का उसका भी ले लेते हैं, और खुद का भतीजा का लड़का होता है उसका भी ले लेते हैं। कोई भी होता है ना, जैसे जवान अपने पड़ोस में, भाई अपना परिवार में होता है, उनको हम क्या ले लेते हैं, गोद ले लेते हैं। अगर ये भी नहीं हो, और अगर बेटी होती है, बेटी के जो जवाई होते हैं उनको भी गोद ले लेते हैं, पीछे क्यों छोड़ते हैं। भाई भाई हमारी ज़मीन है तो उस ज़मीन पर कोई ना कोई तो अधिकार करेगा ना, ऐसे सरकार हवाले थोड़ी करने देंगे। तो हम सरकार के हवाले ज़मीन को नहीं करने देंगे। यदि हमारे क्या है, गाँव के अंदर ये सिस्टम होता है कि अगर मान लीजिए भाई का लड़का है तो उनको गोद ले लेते हैं। अगर भाई का लड़का नहीं है और भाई का जो बड़ा बेटा था, उनका वो भी बेटा भी नहीं है, अगर उनका लड़का है यानी कि खुद का भतीजा है, तो उनको भी गोद ले लेते हैं। और वह नहीं है तो फिर अपने जो काका का है, उनका जो लड़का है, उनसे भी ले लेते हैं। अगर वह भी नहीं है तो उनकी जो बेटी होती है, बेटे का जवाई होता है ना, पति, उनको गोद ले लेते हैं। ये काम तो करना पड़ेगा भाई, जब बुजुर्ग होते हैं उनकी सेवा तो करनी पड़ेगी। तो ये इस प्रकार वह गोद ले सकते थे। लेकिन डलहौजी ने तो ये काम ही बंद कर दिया, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, तो क्या भाई जवाई तो दूर की बात है, ठीक है ना, ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जिसके अंदर आपका जो भतीजा होता है और या फिर आपने जो काका का लड़का होता है, छोटे भाई का लड़का होता है, उनको गोद नहीं ले सकते। तो ये उन पर इस प्रकार की उनकी प्रक्रिया थी। तो उन्होंने 3 प्रकार को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता, मतलब कि बांट दिया गया था, जो कि 17 था। कौन से अलग राज्य की बात की जाती है तो राज्य के अंदर कौन से थे, 17 थे, है ना। जैसे फिर जैतपुर संबलपुर आ जाता है, बगाट आ जाता है, क्या आ जाता है, सतारा, जैतपुर आ जाता है, बगाट आ जाता है, सतारा, जैतपुर, बगाट। और फिर आगे बात करते हैं तो उदयपुर, झांसी, उदयपुर, फिर आगे बात कर लेते हैं झांसी। तो ये सारे थे ना, ये सारे किस में थे, एक मतलब व्यापक सिद्धांत के अंदर थे। किस में थे, व्यापक सिद्धांत के अंदर थे। नागपुर है, क्या है, नागपुर है। तो ये बात क्या ध्यान रखनी है। अब 17 के अंदर जब बात की जाती है तो 17 के अंदर 1848 के अंदर 1849, ये 1848 और ये 1849, ठीक है ना। 2 तो 1848 हो गए एक तो, और एक 49 हो गया, और दूसरा संबलपुरी 49 हो गया। ये भी बगाट होगा, बगाट है ना, हाँ बगाट। तो बगाट भी क्या हो गया,
संबलपुर, जैतपुर कह सकते हैं और संबलपुर, दो थे, एक तो जैतपुर और एक संबलपुर। संबलपुर, ठीक है ना। तो ये इनकी प्रक्रिया थी इस प्रकार। अब संबलपुर में क्या था, 1849 आ गया। और इसके अंदर बघाट की बात की जाती है तो बघाट के अंदर क्या थे, बघाट के अंदर 1850 था। इसमें कब आए थे, 1850 के अंदर आए थे। और उदयपुर के अंदर कब अधिकार किया था, उदयपुर के अंदर 1852 के अंदर अधिकार किया था, क्योंकि एकदम याद भी नहीं रहते नहीं तो 1852। फिर झांसी, फिर झांसी की बात की जाती है तो झांसी में क्या है, 1853 के अंदर अधिकार किया था, 1853। फिर नागपुर के अंदर बात की जाए तो अंतिम रूप में नागपुर में 1854 में अधिकार किया था, क्योंकि उसके डेट गलत भी नहीं भाई एकदम, जैसे हाँ बिना देखा देख बताए तो भी एकदम बिल्कुल सही बता देते हैं, लेकिन इतना याद होने के बावजूद थोड़ा एक बार देख लेते आपके साथ गद्दारी भी नहीं हो, है ना, तो ठीक रहता है। अगर नॉर्मल सी थोड़ा सा अगर सारा हो जाएगा हाँ भाई ये ठीक है तो पता चल जाता है। बाकी देखिए सतारा, जैतपुर, बघाट, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट। घाट कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। और उदयपुर में सबसे बड़ा कौन है, झांसी है। और झांसी की जाति क्या है, नागपुर है, नाग जातियों से। इस प्रकार आपको याद कर सकते हैं। तो ये आपका सिद्धांत हो गया। और जब इसकी आलोचना की जाए तो आलोचना इस प्रकार कर सकते हैं कि जो डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत अपनाया था, शांतपूर्ण विलय की संधि अपनाई थी, और ट्रार्डिंग ऑफ लैब्स की जो विशिष्ट विधि अपनाई थी वो अव्यवहारिक थी। अंग्रेज बोलते हैं कि हमने राज्य बनाए थे, देसी रियासत हमने बनाई थी, बट उन्होंने देसी रियासत बनाई नहीं थी। क्या की थी, उन्होंने देसी रियासत बनाई नहीं थी, वो पहले से ही थी। और सबसे बड़ी दूसरी बात ये है कि उन्होंने गोद प्रथा लेने पर निषेध किया था, जो कि हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि अगर पुत्र नहीं होने पर वो गोद ले सकता है। तो इस प्रकार उनका विरोध भी हम इस प्रकार करते हैं ना, तो ये व्यापक सिद्धांत का इनका विरोध होता है। फिर अगर आगे बात की जाए तो ब्रिटिश साम्राज्य की देसी रियासत के प्रति नीति किस प्रकार थी। तो नीति की बात की जाती है तो पहले वो घेरे वाली नीति कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, घेरे वाली नीति कह सकते हैं, है ना। सॉरी मतलब कि हाँ मतलब घेरे वाली नीति कहना सकते हैं, घेरे की नीति कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, घेरे की नीति कह सकते हैं, नाम भी घेरे की नीति, जिसे फेंस रैम्स कह सकते हैं, फेंस रैम्स कह सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखनी होती है। रेंस फेंस क्या कह सकते हैं, नाम भी अजीब है, रेंस फेंस। और ये जो प्रक्रिया थी वो 1775 से लेकर 1813 तक थी। कितनी थी, 1813 तक थी। तो ये इस प्रकार उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य ने रेंस फेंस जो घेरे की नीति होती है उन्होंने ये नीति अपनाई थी। और इसका तात्पर्य ये होता है कि अंग्रेज ये चाहते थे कि जो भारत की जो देशी रियासत होती है उन पर डायरेक्ट हम कब्जा नहीं करेंगे। बस जैसे हम मान लीजिए अवध के साथ में उन्होंने किया था, अवध को क्या कर दिया, बम्पर जोन्स नियुक्त कर दिया था, बम्पर जोन्स बना दिया था, बम्पर जोन्स, बम्पर जोन्स। कैसे आप याद रखेंगे, देखिए अगर आपसे कोई भी काम करवाना चाहता है, जैसे आपके जैसे मम्मी पापा कोई काम करवाना चाहते हैं तो वो क्या कहेंगे कि मेरे बेटा बहुत अच्छा है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी पढ़ती है, ऐसे करती है, ये तो काम के अंदर इतनी एकदम माहिर है कि इनसे पीछे सब कुछ है, सब लोग हैं इनसे पीछे हैं, गांव की सब लड़कियां हैं वो इनसे पीछे है, इतनी मतलब ये पीछे है, इतनी ये काम करती हैं। फिर आप क्या बन जाते हैं, बम्पर जोन्स बन जाते हैं क्या बन जाते हैं, बम्पर जोन्स बन जाते हैं अवध की तरह, और आप वो सारा काम करने लग जाते हैं। आप सब है ना अपने घर वाले का सपोर्ट पूर्ण रूप से लेने लग जाते हैं, उनका हर काम करने लग जाते हैं। तो अवध वालों ने इसी प्रकार किया था अंग्रेजों ने कि बम्पर जम्प्स बनाने पर अवध ने संपूर्ण रूप से अंग्रेजों को समर्पित कर दिया था। तो ये जो रेंस फेंस की नीति थी, और हम कह सकते हैं घेरे की नीति थी, मतलब एक बाहरी रूप से घेर लेना, क्या कर देना, बाहरी रूप से घेर लेना, ताकि वो बाहर भी ना निकल पाए। तो इस प्रकार इनकी घेरे की नीति थी। तो वो आपको भी ध्यान हो गई, 1813 तक हो गई, 1875 से 75 से। और इसके बाद में बात की जाए तो इनकी किस प्रकार की नीति थी तो वो भी देख लेते हैं। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति क्या थी, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, अधीनस्थ पृथक्करण
की नीति की नीति जो 1813 से 1857 तक थी। अब अधीनस्थ पृथक्करण की नीति का मतलब क्या? अधीनस्थ का मतलब देखिए, यानी कि अधीनस्थ का मतलब होता है अपने अधीन कर लेना। पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग राज्यों के साथ में अलग अलग संधि करना। जैसे राजस्थान के जितने भी राजा थे ना, उनके साथ अलग अलग रूप में अलग अलग के साथ संधि कर ली थी, जिसमें ये बोला गया था कि मैं तेरे साथ में सहयोग करूंगा, तेरे जो विरोध है उनको हम ऐसा करेंगे, उनकी हत्या कर देंगे, तेरे को वो राज्य दे देंगे, तेरे को किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये बात जैसे दूसरे के पास में जाते, जैसे ए के साथ में बात की, फिर आगे बी के पास में जाते, बी के साथ में ये बात कर लेते कि मैं तेरे साथ भी ऐसा काम करूंगा, है ना, एक अच्छा व्यवहार करूंगा और तेरे साथ कभी गद्दारी नहीं की जाएगी। तो ये क्या करते थे, ये उनकी अधीनस्थ पृथक्करण की नीति थी, जिससे दूसरों की आलोचना करना और उनके साथ अच्छा संबंध बनाना। और धीरे धीरे जब 1857 की जब स्थिति आती है, उस समय जो क्रांति का उग्र रूप होता है, जिसके अंदर इनकी अधीनस्थ पृथक्करण की नीति थी, इनका खुलासा हो जाता है, सभी राजाओं को पता चल जाता है कि अंग्रेज हमारे साथ गद्दारी करने वाले हैं। और इसी के सामने जो झांसी थी, है ना, जो झांसी वाले, और सबसे बड़ी बात ये थी डलहौजी ने जो नीति अपनाई थी, व्यापक सिद्धांत की नीति, वो घेरे की नीति के जस्ट बाद में व्यापक सिद्धांत की नीति, और उसके अंदर की उन्होंने ये सिस्टम कर दिया था कि जो गोद प्रथा पर निषेध लगा दी थी। फिर क्या करता है, जो लगभग जो राज्य इनके अधीन नहीं थे ना, उन पर भी आक्रमण करना शुरू कर दिया था। जैसे झांसी है, और हाँ जहाँ झांसी, मतलब कि झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई थी, है ना। फिर भी मुगल सम्राट थे, बहादुर शाह जफर थे। तो ये जो बहादुर शाह, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय है ना, तो इन प्रकार उन्होंने भी इस प्रकार क्या कर दिया था कि उन्होंने को लग गया था हाँ अंग्रेज हमारे लिए ठीक नहीं है। तो फिर क्या अधीन पृथक्करण की नीति थी, इनका उल्लंघन कर दिया था, और 1857 की क्रांति का युग में उभरे थे। फिर इनके बाद में अंग्रेजों का लगा रहे कि हम पृथक्करण की नीति वाले है ना, ये सिस्टम बहुत गलत है। तो अब फिर क्या करेंगे, अगर ये गलत है तो फिर करेंगे क्या? उन्होंने कहा क्या करेंगे, अब एक नया सिस्टम अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे? अधीनस्थ सहयोग की नीति। क्या अपनाएंगे? अधीनस्थ सहयोग की नीति, जिसके नाम अधीनस्थ संघ की नीति या सहयोग की नीति। क्या कहेंगे? अधीनस्थ संघ की नीति। अधीनस्थ संघ की नीति, संघ की नीति। ये नीति 1857 से 1925 के आसपास रहती हैं। कितनी रहती हैं? 1925 के आसपास रहती हैं। 35 कर लीजिए, कितनी? 35 के आसपास रहती हैं। और इसके संघ की नीति का मतलब ये है कि जो देसी रियासत हैं उनको ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर, भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य है उनके अंदर हस्तक्षेप करना है, यानी उनके साथ उनको शामिल कर लेना भारतीयों को। जैसे राजा थे, राजा को प्रशासनिक कार्य के अंदर भागीदारी दी गई थी। जैसे वोट के संबंधित बात कीजिए, या फिर जैसे कोई भी निर्णय लेना था राजनीति के संबंधित है, तो उनको बुलाया जाता था, अंग्रेज जो देसी राजा थे उनको, कभी देखिए आप आइए और हमसे बात कीजिए कि जो भी प्रक्रिया वो हम करेंगे। तो ये थी अधीनस्थ संघ की नीति। इस प्रकार की ये भी इनकी नीति सफल होती है। फिर आती है समान संघ की नीति। समान संघ की नीति है वो 1835 से लेकर 1837 तक रहती हैं, 47 तक। समान संघ की नीति कौन सी होती है? समान संघ की नीति, समान संघ की नीति। अब देखिए समान संघ की नीति की बात की जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, समान संघ की नीति के अंदर 1935 से लेकर संघ की नीति 1935 से लेकर 47 तक ये रहती हैं। क्या रहती है? 47 तक। और समान संघ यानी कि पूर्ण रूप से देसी रियासत थी उनको बराबर अधिकार दे देता, ये आपका अधिकार है बराबर। इस प्रकार समान संघ की नीति आयोग बनाई गई थी। और इससे पहले एक तो नरेंद्र मंडल और एक बटल कमेटी बनाई गई थी। बटल कमेटी वो 1927 के अंदर बनाई थी, और नरेंद्र मंडल है वो 1921 में बनाया था। कब बनाया था? नरेंद्र मंडल 1921 में। और बरघाट के बने थे दूसरा बटलर कमेटी। क्या बनी थी? बटलर कमेटी।
बटलर कमेटी। और ये बटलर कमेटी है वो कब बनी थी? 1927 में बनी थी। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है कि बटलर समिति कब बनी थी, बटलर कमेटी, और कौन से